स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके टाइप्स वगैरह के बारे में सब मैंने पढ़ा दिया है। SN1 और SN2 रिएक्शंस भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आता है, इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। जो भी थोड़ा बहुत डाउट आपके दिमाग में होगा इन दोनों रिएक्शंस को लेकर, आज वो कंप्लीटली दूर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया ताकि आपको टाइम थोड़ा सा आपको कम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। तो SN1 रिएक्शन मैंने आपको कल पढ़ाया था, SN2 रिएक्शन कल पढ़ाया था। तो मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में जो आपका सबस्ट्रेट आप लेते हो, एल्किल हैलाइड लेते हो, वो जो होता है आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। तो वहां पर जो सबस्ट्रेट आप ले रहे हो वो एक मॉलिक्यूल में ले रहे हो और उसी एक मॉलिक्यूल से आपका क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो वहां पर जो एक मॉलिक्यूल आप सबस्ट्रेट का ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 रिएक्शन हो गई। अब ये कैसे हम कहें कि यूनिमोलिकुलर ही है। देखिए, आप ये जो देख रहे हो मैकेनिज्म, इससे आपको समझ में आएगा कि ये यूनिमोलिकुलर क्यों होता है और इससे आपको समझ में आएगा कि ये बायोमोलिकुलर क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट हम लेते हैं, ठीक है, SN1 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया RL। L क्या है, लिविंग ग्रुप, जो आप X ले सकते हो, हेलोजन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे RL क्या है, सबस्ट्रेट है। और ये पहले स्टेप में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वहां पे क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन। किस रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटाइन न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक होता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। आप देख रहे हो कि 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप मैकेनिज्म में कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक किया, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पर अटैक किया, उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट बन गया और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो ये पूरा स्टेप जो है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, तो ये आपका 1 स्टेप हो जाता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें आपका सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल आपका सेकेंड स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन जो स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्लो स्टेप है। उसमें आपका कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो रेट को फाइंड करने में हेल्प हो रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए, ये चूंकि फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहेंगे, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। और रेट जो है आपका सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। मतलब एक मॉलिक्यूल आपने लिया है सबस्ट्रेट का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का रेट को फाइंड करने में यूज हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो ना, सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल जो है वो रेट को फाइंड करने में यूज हो रहा है और बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो साथ में ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और ये क्या है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। साथ में आप यहाँ देखेंगे जरा कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स अगर हम इसका देखेंगे कि बायोमोलिकुलर है तो सेकेंड ऑर्डर होगा। साथ में जब इसका रेट निकालेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये जो स्टेप है बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, बहुत ही फास्टली वो लिविंग ग्रुप को क्या करता है, पीछे से अटैक करता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि इस सबस्ट्रेट को बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्टली लिविंग ग्रुप को बाहर निकालकर खुद जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि ये दोनों का कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में हेल्प हो रहा है। मतलब इसका अगर हम रेट निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका कंसंट्रेशन, इस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और इस न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन दोनों ही रेट को फाइंड करने में यूज हो रहा है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 मतलब 2 मतलब ये आपका बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ रहा है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो इसका कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में यूज हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये
बाई मॉलिकुलर। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 1 2 मतलब बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि ये मॉलिकुलरिटी क्या होगी, इसकी SN1 की यूनिमॉलिकुलर, इसकी क्या होगी बाई मॉलिकुलर। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। तो ये 2 स्टेप में SN1 रिएक्शन कंप्लीट होता है और ये 1 स्टेप में होता है, सब मैंने आपको कल बताया है। और यहाँ पर भी मैंने एक शॉर्टकट में आपको बता दिया है कि कैसे 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आपका एल्किल हैलाइड जो स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वहां पर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। सेकेंड स्टेप में ये कार्बोकेटायन न्यूक्लियोफाइड से जुड़ता है और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। SN2 की बात करें तो इसमें जो आपका सबस्ट्रेट है वो पहले ही स्टेप में मतलब तुरंत ही पहले ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लेते हैं, वो तुरंत ही पीछे से इस पर अटैक करता है और यहाँ पर RNU और L- निकल जाता है। सब मैंने आपको कल बता दिया है। तो ये 1 स्टेप रिएक्शन हो जाती है। अब इसमें आपका कार्बोकेटायन बनता है, इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कुछ नहीं बनता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, लेकिन यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है, याद रखिएगा। आगे है काइनेटिक्स। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। ठीक है, 1 फर्स्ट ऑर्डर, 2 सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का ये होता है। रेट कैसे निकालेंगे, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि रेट इसका कैसे निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए हमें केवल सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये स्लो स्टेप में कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो रेट को निकालने में यूज होगा। तो ये आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखते हैं ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। आगे इसका रेट निकालना होगा, तो इसका कंसंट्रेशन दोनों ही यूज होगा रेट को फाइंड करने में। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका रेट का फॉर्मूला में आप सबस्ट्रेट का भी लिखेंगे और न्यूक्लियोफाइल का भी लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब तो समझ में आएगा कि कंसंट्रेशन को ये बता रहा है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो आपने क्या क्या देखा कि मॉलिकुलरिटी देख लिया दोनों रिएक्शन का, मैकेनिज्म देख लिया, काइनेटिक्स देख लिया, ऑर्डर देख लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि SN1 रिएक्शन में जो रेट है वो आपका कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, नॉट आपका न्यूक्लियोफाइल पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एल्किल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये कि हम इस रिएक्शन में, इस SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो किस तरह का न्यूक्लियोफाइल लेंगे, वो वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्योंकि वो रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब बहुत ही माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में यूज होता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में यूज ही नहीं हो रहा है। मेन यहाँ पर है आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नो इफेक्ट ऑन रेट वीक न्यूक्लियोफाइल। इसकी अगर हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो इसमें आपका रेट जब हम फाइंड करते हैं तो वहां पर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी यूज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का बहुत बड़ा रोल है, बट यहाँ पर रोल नहीं है SN1 वाले में। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल होने का मतलब ये कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स कॉज फास्टर रेट, इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन रेट को फाइंड करने में हेल्प हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे जो रेट को फास्ट करने में यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं वो आपका 3 डायमेंशन में किस तरह से अरेंज है, वही उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स अटैच होते हैं, किसी मिडिल एटम से, किसी सेंटर एटम से चारों तरफ से एटम्स अटैच होंगे ना उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो 3 डायमेंशन में वो एटम्स किस किस तरह से अटैच है, कहाँ अटैच है, इधर उधर कहाँ अटैच है, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो इस SN1 रिएक्शन में आपके 2 तरह के प्रोडक्ट बन रहे थे। एक बन रहा था रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन जैसे जैसे D, और एक बन रहा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन जैसे आपका L। ठीक है, तो 2 तरह के आपके बनते हैं ना ऑप्टिकल आइसोमर, एक D और एक L या R एक S। ठीक है, इससे बनते हैं। तो रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि 50% अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला प्रोडक्ट बन रहा था तो 50% आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाला भी बन रहा था। कैसे, इस तरह से, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ तो आपका अगर यहाँ पे अगर हम मिरर को रख देते हैं तो यहाँ पे अगर D बन रहा है तो यहाँ पे L बनेगा, यहाँ पे अगर R बन रहा है तो यहाँ पर S बनेगा। यहाँ पे पढ़ा होगा तो आपका 50% अगर D बन रहा है तो 50% L बनेगा, किसमें, SN1 रिएक्शन में। 50% R बन रहा है तो 50% S बनेगा, किसमें, SN1 रिएक्शन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब कि यहाँ पर जो हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं RL, अगर वो किरण हो, किरण का मतलब ये हुआ
कि आपका जो C है इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से अटैच होगी, ठीक है। X, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से अटैच है, तो ये कीरल कार्बन हो गया। ये कीरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब ये कि जब इसका रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा D, एक बनेगा L, एक बनेगा R, एक बनेगा S, ठीक है। तो 50% अगर आपका S को हटाने के बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा ना, तो 50% अगर ये बनेगा तो 50% इसका मिरर इमेज भी बनेगा। मतलब यहाँ NU होगा, फिर यहाँ C होगा, यहाँ R होगा, यहाँ पे R डैश होगा, यहाँ पे R डबल डैश होगा। तो 50% अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बनेगा, रिटेंशन मतलब जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, ठीक है। तो जितना रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बन रहा है उतना ही आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब ये कि जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकला है उसके ऑपोजिट साइड से आपका बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो जितना आपका रिटेंशन बन रहा है उतना ही आपका इन्वर्जन भी बन रहा है। तो जितना D बन रहा है उतना ही आपका L बन रहा है, जितना R बन रहा है उतना ही आपका S बन रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। कौन? SN1 रिएक्शन जो होता है वो रेसमिक मिक्सचर को फॉर्म करता है, ठीक है। 50-50% फॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका SN1 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट की। लेकिन अब हम बात करें अगर आपका SN2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। SN2 रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो आपका मेन प्रोडक्ट है उसमें इन्वर्जन होता है। क्यों? इसमें आपका रेसिमाइजेशन हो रहा था लेकिन इसमें इन्वर्जन हो रहा था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मेन कारण है रेसिमाइजेशन का, ये इसमें रेसमिक मिक्सचर बन रहा है। तो किस वजह से बन रहा है? इसकी वजह से बन रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन का जो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है। sp2 होने का मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। प्लेनर करने का मतलब कि आपका ये 2 डायमेंशनल है, सपोज दैट मेरा 2 डायमेंशनल है, ठीक है। बीच में अगर सेंट्रल एटम है तो जो प्लेनर मतलब क्या, ट्राइगोनल प्लेन, मतलब 3 एंगल पे 3 कोने पर आपका एटम होगा, और आपका ये प्लेन में आपका बीच में एटम है और 3 कोने पर आपका ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। आर मतलब ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। और बीच में आपका सेंटर एटम है। तो यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। दोनों जगह से उसको मिल रहा है अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। सब मैंने आपको कल बताया है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, मैं लिंक को डाल दूंगी आई बटन में। तो यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो sp2 हाइब्रिडेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। तो वहां पर उसको 2 जगह मिल जाती है, ऊपर से अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को, नीचे से अटैक करने के लिए। तो इस वजह से 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ऊपर से अटैक करेगा तो रिटेंशन, नीचे से अटैक करेगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कब? क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस केस में इन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है वो वीक न्यूक्लियोफाइल लिया है, और यहाँ पर जो आपका लिविंग ग्रुप है, ठीक है, वो जब इस सबस्ट्रेट के मेन एटम को, कार्बन एटम को जब वो छोड़कर जाता है लिविंग ग्रुप, तो उसके पीछे से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, जैसे इसकी बॉन्डिंग टूटती है मेन सेंटर एटम से, तो पीछे से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, उसकी बॉन्डिंग बनती रहती है सेंटर एटम से। तो एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट में आपका लिविंग ग्रुप पूरा बाहर नहीं निकल जाता है इसकी तरह, हाँ, इसकी तरह लिविंग ग्रुप इसमें पूरा बाहर नहीं निकल जाता है। इसमें sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है, लेकिन इसमें आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से लिविंग ग्रुप अभी निकलता ही नहीं, तभी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर लेता है। क्यों न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर लेता है? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो पीछे से अटैक कर लेता है और फिर वहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है। मतलब कि अगर आपका D है तो वहां पर L बन जाता है। क्या बनता है? L, ठीक है। R है तो S बन जाता है, लेकिन D नहीं बनेगा, आपका D भी नहीं बनेगा और आपका R भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? केवल L या S बनेगा, उल्टा प्रोडक्ट बनेगा। उल्टा कहने का मतलब ये है कि जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा, जहां से आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा उसके पीछे साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। तो पीछे से अटैक करने को इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा? इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से इसमें इन्वर्जन हो रहा है। इसमें कार्बोकेटाइन है, अच्छे से जगह मिल जा रहा है न्यूक्लियोफाइल को ऊपर से भी अटैक करने के लिए, नीचे से भी अटैक करने के लिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल प्लेनर है।
थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कल की मेरी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका रश्मिक मिक्सचर बनता है, इसमें आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का प्रोडक्ट बनता है, उल्टा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट्स में क्या है कि यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं इस रिएक्शन में SN1 में, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं, जैसे H2O लेते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेते हैं किसमें, SN1 रिएक्शन में। लेकिन SN2 रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे कि आपका DMSO है, एसीटोन है, इस तरह के जो रिएजेंट होते हैं हम यहाँ पर SN2 में लेते हैं। अब क्यों ऐसा करते हैं सुनिए, पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O या अल्कोहल लेने से क्या होगा कि इस लिविंग ग्रुप और इस कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, इजिली आयोनाइज हो जाएगा और एक स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को ले रहे हैं। अगर यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते तो इजिली कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो इसको आयोनाइज करने के लिए, इससे एल्किल ग्रुप और स्लीविंग ग्रुप को आयोनाइज करने के लिए, कार्बोकेटायन को फॉर्म करने के लिए पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोकेटायन तो फॉर्म हो नहीं रहा है, यहाँ पर आपका डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जो बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको रिएजेंट का कोई यूज ही नहीं है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का कोई यूज नहीं है, नो इफेक्ट ऑन रेट, न्यूक्लियोफाइल का कोई यूज नहीं है, वैसे ही यहाँ पर सॉल्वेंट का भी कोई यूज नहीं है। SN2 रिएक्शन में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिए हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेने का मतलब कि आराम से वो बैक साइड से अटैक करके जुड़ जाएगा, लिविंग ग्रुप को खदेड़ देगा, बाहर निकाल देगा। तो जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने ऑलरेडी ले लिया है तो हमें वहां पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम वहां पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते हैं ताकि वो आराम से अपना रिएक्शन कर ले, न्यूक्लियोफाइल आयनाइज वगैरह ना करे। क्योंकि यहाँ पर हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर टर्सरी लेते हैं, ठीक है। अभी यार नीचे आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, इस वजह से यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जो खुद इसको आयनाइज नहीं कर पाता है, बेचारा कमजोर है, इसकी वजह से हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं ताकि ये इसको आयनाइज कर सके। यहाँ पर इसको आयनाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग लेते हैं और आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। आगे है फेवर्ड एल्किल हैलाइड्स। तो आपका जो SN1 रिएक्शन है ये मेनली टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में होता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में क्यों होता है, SN1 रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में ही ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड्स जब लिविंग ग्रुप निकल जाता है, हेलोजन निकल जाता है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन वहां पे फॉर्म होता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, उतना ही आपका रैसमिक मिक्सचर आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन हो। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में टर्सरी कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, इस वजह से ये SN1 रिएक्शन ये शो करता है। क्योंकि आपका पहले स्टेप में स्टेबल कार्बोकेटायन निकल जाता है जो मीडियम में ज्यादा देर तक रहता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल भाई जाता है, आराम से ऊपर नीचे रिएक्शन करता है और आपका रेसिडिक मिक्सचर बना देता है। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड कौन सा लेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। लेकिन इस केस में आपका स्टेबल कार्बोकेटायन का कोई चक्कर नहीं है, इसमें आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही सारा काम कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं यहाँ पे, गिवन मेनली बाय मैथिल हैलाइड्स, ठीक है। यहाँ पे मैथिल हैलाइड मतलब 0 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। 0 डिग्री कार्बोकेटायन फॉर्म होगा तो उस केस में आपका न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन बन जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन आपका बन नहीं रहा है, किसकी स्टेबिलिटी हम देखें तो यहाँ पे जो 0 डिग्री कार्बोकेटायन होती है इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही वीक होती है, बहुत ही स्टेबिलिटी उसकी बहुत ही कम होती है 0 डिग्री कार्बोकेटायन की, जिसकी वजह से वो इजिली आयोनाइज नहीं हो पाता है, वो अपने हेलोजन्स को, अपने लिविंग ग्रुप्स को बाहर नहीं निकाल पाता है वो कार्बन, तो इजिली आयोनाइज नहीं हो पाता है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल आपने लिया है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SN2 रिएक्शन। तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो लास्ट टॉपिक इसमें बची हुई है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो मैंने सोचा कि इसको साफ करने से अच्छा कि मैं इसको नीचे ही निपटा दूं, ठीक है। तो यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि SN1 रिएक्शन जो होता है वो टर्सरी एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा फास्ट होता है और SN2 रिएक्शन जो होता है वो आपका 0 डिग्री जो हैलाइड्स होते हैं मतलब मैथिल हैलाइड्स जो होते हैं उनमें वो सबसे ज्यादा
पाया जाता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगी, इसमें 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, और सबसे कम मैथिल हैलाइड्स में SN1 होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, 2 डिग्री में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, तो इस वजह से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है। इस वजह से टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है SN1 रिएक्शन में। ठीक है, SN2 की अगर बात करें तो इसमें आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जिसकी वजह से आप मैथिल हैलाइड ले रहे हो, जो एल्किल हैलाइड ले रहे हो, तो मैथिल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी हो जाती है वो सबसे ज्यादा फास्ट हो जाती है उस केस। क्यों? क्योंकि आपका मैथिल हैलाइड में जो लिविंग ग्रुप है वो इजिली आयोनाइज नहीं होगा, बाहर निकलेगा ही नहीं, और पीछे से बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो बैक साइड से ही अटैक करने लगता है, और न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है वो निकलता ही नहीं। इसलिए क्यों नहीं निकलता है, क्यों आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि मैथिल हैलाइड जो होते हैं, क्योंकि जो मैथिल हैलाइड होते हैं वो जो आपका फॉर्म करेंगे वो आपका 0 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो मैथिल हैलाइड लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, तो इस वजह से वो इजिली आयोनाइज ही नहीं होता है रिएक्शन में। जब वो इजिली आयोनाइज नहीं होगा तो लिविंग ग्रुप इजिली निकलेगा ही नहीं। जब लिविंग ग्रुप इजिली निकलेगा ही नहीं तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को, और फिर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनने लगता है। तो मैथिल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होता है, उसके बाद 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। तो ये आपके 9 पॉइंट्स हो गए, और भी बुक्स में अगर पॉइंट्स होंगी तो उसे भी आप देख लेना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं कि ये यूनिमोलिकुलर होता है, ये बायोमोलिकुलर होता है, ये 2 स्टेप, ये 1 स्टेप होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आपका रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और यहाँ पर जो रेट है वो आपके सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है रेट के फाइंड करने में। यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें रासायनिक मिक्सचर बनता है, ठीक है, DL बनता है, RS बनता है 50-50%। यहाँ पर जो है इन्वर्जन बनता है, इसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो बैक साइड से होता है, और आपका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से ही आपका इसमें अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। इसमें आपका केवल बैक साइड से ही अटैक होता है, ठीक है, इस वजह से इसमें इन्वर्जन पाया जाता है। आगे है इसमें सॉल्वेंट्स हम कैसा लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एल्किल हैलाइड में कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में आयनाइज कराना है, ब्रेकिंग कराना है, इस वजह से हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। लेकिन इस केस में हम ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, जो खुद ही स्ट्रॉन्ग है वो खुद ही अटैक कर सकता है, और वीक यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो इजिली नहीं निकल पाता है, तो इसकी वजह से पीछे से वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर सॉल्वेंट्स का ज्यादा कोई रोल है नहीं, इसलिए यहाँ पर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स ले लेते हैं। आगे है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में होता है, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को बनाता है, जो मोर स्टेबल होता है। इसमें आपका मैथिल हैलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट देता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 0 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो लेस स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन का नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट का। तो जब ये 0 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो इजिली आयोनाइज ही नहीं होगा, इजिली आयोनाइज नहीं होगा तो आपका लिविंग ग्रुप निकलेगा ही नहीं, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना पड़ता है, और इस वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो ये ओवरऑल आपका हो गया SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।